विजयादशमी में कल छत्तीसगढ़ के जशपुर में सड़क पर चल रहे श्रद्धालुओं को एक कार ने रौंद दिया। कम से कम 16 लोग कुचले गए और एक की मौत हो गई। इस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे आरोपी और कार में मौजूद उसके एक साथी पर गांजे की तस्करी से जुड़े होने का आरोप है। कलेजा फट जाए, दृश्य इतना विभत्स है। पल भर पहले जीवन का संगीत था, भक्ति की लय थी। पल भर बाद मौत की चित्कार। एक टक्कर, जोरदार टक्कर। कोई यहां गिरा, कोई दूसरी तरफ, जैसे इंसान नहीं हवा में उड़ते तिनके हों। इस टक्कर के बाद कुछ पल तक उत्सव के उल्लास की धुन और मौत की चित्कार एक दूसरे को काटती हुई ऐसी बेसुध बनी रही, जैसे गाड़ी के नीचे रौंदे गए लोग कुचले जाने से पहले तक बेसुध थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्थलगांव के ये अभागे लोग दुर्गा मूर्ति विसर्जन से लौट रहे थे। दंदनाती आई ये जाइलो गाड़ी, जैसे बिना ब्रेक के आई हो। ये गाड़ी कम से कम 16 लोगों को कुचल गई। एक की मौत मौके पर हुई, कुछ घायलों की स्थिति गंभीर है। ये घटना आज लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी, जिसमें एक दुर्गा जी का विसर्जन जुलूस निकला था और एक गाड़ी रेड कलर की जाइलो थी, मध्य प्रदेश पासी। ये गाड़ी कांसेबेल की ओर से आ रही थी और यहाँ पत्थलगांव इंदिरा चौक के पास उसने दुर्गा जुलूस को क्रैश किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 क्रिटिकल इंजर्ड हैं जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 है जिनको हल्की चोटें आई है। घटना की सूचना मिलती ही तत्काल पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हो गया था और घायलों की इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ लम्हों के इस खता के बाद जशपुर का पत्थलगांव उबल पड़ा। गुस्साए लोग सड़क पर निकल आए, कई गाड़ियों में आग लगाई गई। आरोपी गाड़ी चालक भी भीड़ के हत्थे चढ़ा। मौत देने वाली इस गाड़ी में सवार आरोपियों की पहचान राधेश्याम विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू के तौर पर हुई। दोनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले हैं। कहने वाले घटना को अनहोनी कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जशपुर की यह घटना सिर्फ अनहोनी नहीं है। जशपुर के पत्थलगांव में दुर्गा मूर्ति विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं को कुचल देने वाली लाल रंग की इस जाइलो कार का कनेक्शन गांजे से है। जाइलो कार से गांजे की बरामदगी हुई। जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ है उसके भीतर गांजा भरा हुआ था। सवाल अब ये उठता है कि जिस सड़क से धार्मिक जुलूस गुजर रहा है, वहां पर इस तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, और अगर इंतजाम किए गए थे तो फिर गांजे से भरी हुई गाड़ी उस जगह से क्यों गुजरी और कैसे गांजा तस्करों ने भीड़ को कुचल दिया। ऐसे कई सवाल हैं जो आगे की तफ्तीश में भी उठेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, तो वहीं इस घटना के दौरान वहां मौजूद रहे एक एएसआई को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जाइलो में सवार होकर आरोपी राधेश्याम और शिशुपाल ओडिशा से आ रहे थे और छत्तीसगढ़ होकर मध्य प्रदेश जाना था। जाइलो कार से घटना हुई है, वो गांजा की तस्करी कर रहे थे, ऐसा जानकारी में आया और वो गांजा लेकर के जा रहे थे और यहाँ पर जो पुलिस बल लगा था पीछे, किसी ने हाथ दिया है। उसके बाद वो गाड़ी रुकी है और गाड़ी तेजी से भगा करके वो बहुत ही अमानवीय तरीके से ले जा करके उसने घटना को अंजाम दिया है। दोनों ही गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, अभी पुलिस अभिरक्षा में है। बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू दोनों सिंगरौली के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा संबलपुर साइड से लेके जा रहे थे गांजा। दोनों लंबे समय से गांजे की तस्करी में लिप्त थे। फिलहाल ओडिशा से मध्य प्रदेश गांजा की तस्करी करने जा रहे थे और छत्तीसगढ़ क्रॉस कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना के बाद पत्थलगांव के लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। गांजा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई न होने को लेकर आक्रोश फूट पड़ा था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पत्थलगांव थाने में किस तरीके का भीड़ भाड़ है और पब्लिक परेशान है। श्रद्धालुओं के साथ इतनी दर्दनाक घटना और उस पर आरोपियों का गांजा कनेक्शन राजनीति में उबाल दे गया। पूरे के पूरे घटना को ये देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता।
जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि ये असामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड के तहत केस दर्ज किया, यानी उन पर मारने के इरादे से हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पत्थलगांव के थाने के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। बेहद खतरनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात एएसआई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जशपुर के पत्थलगांव का आक्रोश बड़ा है और राजनीति की संवेदना उसकी भरपाई कर पाएगी कहना मुश्किल। यूपी के लखीमपुर जाकर वहां कुचले गए लोगों को सांत्वना देने और उनके घर वालों के लिए मुआवजे का ऐलान करने वाले भूपेश बघेल से उनके राज्य में हुई घटना को लेकर संवेदनशील होने का हिसाब मांगा जा रहा है। जशपुर से नरेश के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक। हिंदुत्व पर लड़ाई नए अंदाज में सामने आई। जी हां, दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दोनों का संबोधन हुआ और हिंदुत्व पर दोनों के विचार किसी प्रहार से कम नहीं थे। तो ओवैसी ने भी हिंदुत्व पर नए सिरे से हमला किया है। हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण। दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख ने हिंदुत्व का गुणगान किया, हिंदुत्व का आशय समझाया, हिंदुत्व के मूल्य बताए। हिंदू धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो न पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। ये संघ का पारंपरिक कार्यक्रम था। दशहरे के दिन संघ प्रमुख का ये संबोधन सालों से होता आ रहा है। संघ की नीति दर्शन संघ प्रमुख देश के सामने रखते हैं। मोहन भागवत ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, देश को हिंदुत्व का मर्म समझाया। लेकिन दशहरे की सुबह भागवत के इस बयान पर दशहरे की शाम उद्धव ठाकरे का जवाब आया। मोहन भागवतांचे जे आहेत विचार त्यांनी म्हटलेलं आहे, हे गेल्या वेळेस पण थोडंसं मी आणलंय की हिंदुत्व म्हणजे काय, आणि खरंय काय त्याच्यात काही चूक नाहीये की या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण, पण या देशापुरता जरी विचार करायचा झाला तर सर्वांचे पूर्वज एक होते आहेत। हे जर आपल्याला मान्य असेल तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसा ढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते? हा जो काही विचार आहे की आपण सगळे एक आहे, हिंदुत्व म्हणजे काय, आम्ही दुसऱ्याचा द्वेष मत्सर करत नाही, पण हे जे दिवसा ढवळ्या दिसतंय हे मोहनजी तुम्हाला तरी पटते का? तुम्हाला तरी मान्य आहे का? आणि मी जनतेला विचारतोय तुम्हाला तरी मान्य आहे का? हाँ, हे काय थोतांड नाहीये कि मैं तो फकीर हूं, झोली पहन के, ये झोली बिली है माझी अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाहीयेत। जाहिर है हिंदुत्व पर तलवारें तनी हैं,
एक तरफ हिंदुत्व के ध्वजवाहक संघ के विचार और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति की अलंबरदार शिवसेना का प्रहार। इस वैचारिक युद्ध में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। ओवैसी के निशाने पर उद्धव ठाकरे थे। देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदुत्व खतरा है। हिंदुत्व अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति से अलग नहीं है। एनसीपी कांग्रेस ने खुशी खुशी अपनी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को त्याग दिया और आपके साथ आ मिले, लेकिन आप अपने हिंदुत्व से इंच भर नहीं दूर हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई मुद्दों पर बोले, लेकिन विवाद का दायरा हिंदुत्व पर बढ़ा है, क्योंकि यूपी पंजाब जैसे चुनाव दहलीज पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना अब भी हिंदुत्व की चैंपियनशिप अपने हाथों से फिसलने देना नहीं चाहती। इसलिए नागपुर से उठी आवाज को मुंबई से जवाब दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी कभी ये अटकलें लगती है कि भाजपा और शिवसेना अपनी पुरानी रंजिशें भूलकर भविष्य में साथ में आ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज के अपने दशहरा रैली के भाषण में न सिर्फ राज्य के नेताओं पर निशाना साधा, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधकर इन पूरी चर्चाओं को फिलहाल के लिए पूर्ण विराम दे दिया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। संघ प्रमुख ने विजयादशमी के मौके पर अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण का भी मुद्दा उठाया। संघ पहले से ही आबादी के असंतुलन का मुद्दा उठाता आया है। दशहरे के दिन संघ के पुराने प्रस्ताव का जिक्र करके भागवत ने सरकार और समाज दोनों से आबादी असंतुलन के मुद्दे पर नीति बनाने की मांग दोहराई। विकासशील देश में कहीं भी जनसंख्या की अधिकता संसाधनों पर हर नागरिक को उसका समान अधिकार देने में बाधा बनती है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता। संघ बढ़ी जनसंख्या से ज्यादा कुछ खास इलाके में आबादी के असंतुलन के कारण जनसंख्या नीति की मांग करता है। जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। आरएसएस की दलील है कि असमान प्रजनन दर के कारण सीमा से सटे इलाकों में आबादी का संतुलन बढ़ता है। 1951 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.23% होने की बात संघ कहता है। संघ का कहना है कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में धर्म के आधार पर जनसंख्या का असंतुलन गंभीर हुआ है। इसीलिए एक जनसंख्या नीति जरूरी है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू हो। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सवाल उठता है कि क्या सरकार फिलहाल ऐसे किसी भी रास्ते पर बढ़ने की तैयारी में है? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि संसद के हाल में हुए मानसून सत्र में लोकसभा के भीतर होशंगाबाद से बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह ने ही जब स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाली कोई नीति लाने का विचार कर रही है, क्या 2 बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं, जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं। इतिहास है कभी तो क्या अब आरएसएस की तरफ से फिर अपनी पुरानी मांग को पूरा करने की आवाज उठाई जाती है तो सरकार कोई कदम उठा सकती है। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। आबादी नियंत्रण की एक नीति जरूरी है, लेकिन लोकसभा में सरकार की मंत्री ही अभी नीति कोई न लाने की 4 वजहें गिनाते हुए कहती हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक वांछित प्रजनन दर घटकर 1.8 हो गई है, यानी महिलाएं औसत अब 2 बच्चों से कम को ही जन्म देना चाहती हैं। दूसरी वजह केंद्र सरकार बताती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भारत को परिवार नियोजन में किसी तरह का दबाव बनाने से रोकता है।
तीसरी वजह के तौर पर सरकार दुनिया भर के अनुभवों के आधार पर कहती है कि अगर जबरदस्ती आबादी कंट्रोल कराने की कोशिश की जाती है तो लिंग के आधार पर गर्भपात, लड़कियों का त्याग, भ्रूण हत्या जैसी बेहद शर्मनाक चीजें समाज में बढ़ने लगती हैं। चौथी वजह में सरकार केंद्र की संसद में खुद कहती है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून प्रावधान प्रजनन दर कम की है। कौन है मोहन भागवत? एक गैर पंजीकृत सांस्कृतिक संगठन के स्वयंभू अध्यक्ष। उनको हम क्यों सुने? कोई भी क्यों सुने? अगर इनको किसी भी विषय में चिंता है, जाकर प्रधानमंत्री से अकेले में बात करें। ये राष्ट्र को संबोधित करने वाले कौन आ गई है? भागवत जी देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं रखते हैं? ये आरएसएस का जो मंत्र है ना कि सच्चाई को छिपाकर आप अपनी ही थ्योरी को लागू करना चाहते हैं, ये टारगेट करना चाहते हैं, ये जबरदस्ती करना चाहते हैं और ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हर मुद्दे पर। तो आगे क्या होगा? संघ की तरफ से 2015 में ही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में आबादी पर समान नीति लागू करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था। सवाल है कि अब सरकार संघ की दिखाई दिशा पर चलते हुए नीति बनाएगी या फिर जागरूकता से ही आबादी के असंतुलन को संतुलित करना चाहेगी, जैसा दूसरे कई राज्य कर भी रहे हैं। आज तक ब्यूरो। 1971 युद्ध की जीत की 50वीं वर्षगांठ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वंदे मातरम सीजन 9। युद्ध जीतने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। हर शनिवार रात 10 बजे हम आपको 1971 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध की अलग अलग लड़ाइयों की अनसुनी कहानी सुनाएंगे। शनिवार रात 10 बजे पहले एपिसोड में हम दिखाएंगे उस जंग की कहानी जिसमें 120 भारतीयों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी थी। कहानी लोंगेवाला युद्ध की। अल्फा फॉर डेल्टा, हमारी पोस्ट की तरफ भारी तादाद में टैंक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर। तिनके से तलवार तोड़ने की कहानी है। 120 हिंदुस्तानियों के हौसलों के चमत्कार की कहानी है। ये कहानी रण की है, ये कहानी रणनीति की भी है। लोंगेवाला एक इकलौता पोस्ट जरूर था, लेकिन ये कुछ इस तरह की ऊंचाई पर स्थित था कि यहाँ से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। संख्या के हिसाब से तो ये चिड़िया और बाज की लड़ाई ही यहाँ पर चल रही थी, लेकिन यही तो भारतीय शौर्य की परंपरा रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रिकॉइललेस राइफल जीप है जिसका इस्तेमाल लांस नायक मथुरादास ने किया था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया था, पर जैसे जैसे पाकिस्तानी और करीब आ रहे थे, एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। दुश्मन के टैंक उनके सामने थे, लेकिन वो लास्ट मिनट तक एंटी टैंक माइंस जो है वो टैंक्स के पीछे नीचे बिछाते गए। टैंक की फायर पावर हम जानते हैं, एक नॉर्मल बंदूक की फायर पावर भी जानते हैं। टैंक के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कोएक्सियल गन होती है, उसकी फायर पावर हम जानते हैं। उनका सामना करते हुए टैंक के सामने आमने सामने अगर आप माइन बिछाने का मादा रखते हैं, मतलब आप हिम्मत रखते हैं, इस देश के लिए हिम्मत रखते हैं, अपनी पलटन के लिए हिम्मत रखते हैं। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। रिकॉइललेस गन से सटीक निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। जब आरसीएल गन का एक बार फायर हो जाता है तो वो दुश्मन का जब टैंक बर्बाद होगा तो वो आगे आने से काफी हद तक वो हिचकिचाएगा। वो आरसीएल गन ही एक ऐसा हथियार है इन्फेंट्री के बाद जो टैंक को बर्बाद कर सकता है। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 2 टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यहाँ तो पूरी की पूरी माइनफील्ड है। उनकी पूरी फौज वहीं ठिठक गई।
उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनके दिल में इतना हौसला नहीं था। इधर लोंगेवाला पोस्ट से भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा। जो ही उनमें गोली लगी वो धधक उठे और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जगमग हो उठी। पाकिस्तान की जितनी भी बख्तरबंद गाड़ियां थी, टैंक थे, वो सब अपनी जगह पर ही नेस्तनाबूद कर दिए गए। इन ध्वस्त गाड़ियों के साथ ही पाकिस्तान का अहंकार भी चकनाचूर हो गया। जब भी किसी दुश्मन के हथियार को या टैंक को कैप्चर किया जाता है तो उस पर आप देखेंगे कि उस देश का झंडा उल्टा करके लगाया जाता है। ये हारने का संकेत होता है। पाकिस्तान के चकनाचूर अहंकार का ये जीता जागता सबूत आज भी लोंगेवाला में मौजूद है।